कल वाला होमवर्क पहले 5-1 मिनट में डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर आज वाला क्वेश्चन शुरू करेंगे। पिछली क्लास में आपको पता है जो काम रेपिटिशन वाला होता है वो मैं पहले ही कर लेता हूँ, ठीक है, आके समझाने में बस टाइम लगे और मुझे 5-7 मिनट की ब्रेक मिल जाए। ओके, अरशद वाला क्वेश्चन ओपन करें। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? गुड, हाथ खड़े रखिएगा। कितने लोगों का सारा सही हुआ? कितने लोगों का, सारे वाले हाथ खड़े रखें, कितने लोगों का 70, 80, 90, 60, 50% तक सही हुआ? 90 वाले भी इसी में, 60 वाले भी, 50 वाले भी, 100 वाले भी, काफ़ी बच्चे हैं। चलें ठीक है, गुड। अच्छा जी, सवाल में सुने, बातें ना शुरू कर दिया करें। सवाल में कुछ ऐसा नहीं था, डिस्कस करते हैं सवाल। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ अरशद अ होलसेलर कम रिटेलर एज एट 31 दिसंबर 12। लेकिन कॉन्सेप्ट्स नए थे, इसलिए ये बात ज़हन में बिठा लें कि अगर आप सिर्फ क्लास वर्क में, क्लास वाला सवाल क्लास में करते हैं, घर पे उसको नहीं करते जाके और होमवर्क नहीं करते, तो आप आधी सिंगल एंट्री तैयार कर रहे हैं, आधी नहीं तैयार कर रहे। हमने कोई 20-22 जितने भी सवाल करने हैं टोटल पास पेपर्स के, वो सवाल सारे क्लास में नहीं होते। अगर 10-12 सवाल क्लास में होंगे तो इतने ही सवाल होमवर्क में होंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लास के अंदर डिस्कस होते हैं, सवालों के अंदर कवर होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स वो होमवर्क में कवर होते हैं, और जो दोनों से रह जाएं वो टेस्ट में कवर होते हैं। तो पूरा पैकेज टॉपिक का बनता ही कब है? आप क्लास वर्क, होमवर्क, और ये मुमकिन नहीं है कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लास के अंदर मैं पूरा सवाल करा के करवाऊं। हमने सिर्फ सिंगल एंट्री तो नहीं करना, लेकिन इंश्योर ये करना होता है कि कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए, कोई कॉन्सेप्ट। तो वो फिर क्लास वर्क, होमवर्क जो मिलाकर कर रहा है वही तैयारी पूरी कर रहा है। तो पहले तो वो बच्चे हाथ खड़ा कर दें जिन्होंने बैलेंस शीट को जाके कंप्लीट नहीं किया था, अदनान वाली नहीं किया था, वहीं पे खड़े हो जाएं, पीछे जाके खड़े हो जाएं, ऐसे ही आगे आगे चलें। और जी और चेक करने लगा मैं, जल्दी करें, चले चले चलें, या पढ़ना शुरू करें या छोड़ दें। ये सब कुछ पढ़ा रहे यहाँ पे, रजिस्टर उठा के चले जाएं, थोड़ी देर की सजा है, वापस आ जाएंगे आप इंशाल्लाह। अभी खड़े हो जाएं। और जी और बाकी सब ने इसमें अदनान वाले, सर अदनान वाले सवाल में बैलेंस शीट कंप्लीट कर ली थी, इनकम स्टेटमेंट कर ली थी कंप्लीट। ये जो बैठे हैं सब ने की हुई है कंप्लीट। ये भाई साहब इधर, वो भाई साहब आपने ऐसे हाथ करके बैठे हैं, कंप्लीट है? हाँ तो खड़े हो ना बेटा, इसको दीवार वाली साइड पे कर दो। ये छुट्टी करके आया है तो बदतमीज, तो वैसे ही ये मुझे नहीं पसंद छुट्टी करने वाले बच्चे। और बाकी सबका कंप्लीट है। ये लास्ट से आगे वाले भाई साहब हो गया, किया हुआ है सवाल अरशद वाला। कोशिश करें 18 से 22 नंबर का सवाल होता है, तैयार हो जाए। क्लास वाला सवाल कंप्लीट करते हुए रिवाइज हो जाता है। बेहतर तो ये है, ये तो ऊला दर्जा जिसे कहते हैं ना, ऊला दर्जा क्या है, आप घर जाके क्लास वर्क वाला सवाल भी करें फिर होमवर्क वाला भी करें। लेकिन अगर आपको लगता है ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि 1 से सवा 1 घंटा तो आपका बहरहाल है जो एक सब्जेक्ट को देना होता है, तो किया हुआ सवाल तो शायद आधे घंटे से कम में हो जाता है, नया सवाल भी हो जाए तो घंटा 1.5 घंटा लग जाए मैक्सिमम। तो ऊला दर्जा तो यही है। लेकिन कम से कम दर्जा ये है कि मैं सवाल समझाने में ज़्यादा टाइम लगाता हूं और मैं जानबूझ के इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट छोड़ देता हूं, क्योंकि वो तो सिखा दिया आपको, वो घर जाके आप करते हैं, एटलीस्ट वो सारी चीज़ें आपके सामने एक बार आती हैं, चेक करते हैं बैलेंस हो गया, फिर आप होमवर्क वाला क्वेश्चन करते हैं। तो प्लीज़ ये काम करते रहेंगे, वरना सज़ा मिलती रहेगी। ओके, अपने साथ वाले से पूछो, सही है उसकी बैलेंस शीट बनी हुई है? ओके। अच्छा जी अरशद, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरशद अ होलसेलर कम रिटेलर एज एट 31 दिसंबर 12, पेज नंबर 337। 31 दिसंबर 12 की बैलेंस शीट ही दे दी उसने, अब तो कमाल हो गया। रिक्वायरमेंट पढ़े, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 13। ये क्या ऊपर क्या गिवन है? अच्छा, ऊपर सिर्फ ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन, क्लोजिंग इस सवाल में हमने खुद निकालने थे। अब ये एक नया काम था, ठीक है, ये एक नया काम था। Rashid need to submit his income statement and balance sheet to his bank in order to secure a running finance facility. He has not maintained proper books of accounts but has provided you the following information. बह रही है ये इंफॉर्मेशन,
अरशद नंबर 1, अरशद सेल्स गुड्स एट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। लास्ट ईयर ही अर्नड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 300। फजूल सी एडजस्टमेंट पता नहीं क्यों दे दी, समझ नहीं आ रही। जीपी तो यूज करते थे, पिछले साल का प्रॉफिट दे रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। आगे पढ़े। द सेल्स फॉर द करंट ईयर वर 20% हायर देन लास्ट ईयर। 30% ऑफ द टोटल सेल्स वर मेड फॉर। एक तो ये पता लगा कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों है, ठीक है। तो सवाल क्लियरली बताए तो दोनों सेल्स देते हैं, वरना नहीं। शायद इस सवाल में हमारे पास सेल्स को कैलकुलेट करने का डाटा ये था। उसकी वजह तो बाद में बताता हूं, पहले सेल्स कैलकुलेट कर लें। वो कहता है, ये जगह थोड़ी सी बना लेते हैं जरा, इस जगह पे मैं ये पास पेपर डिस्कस कर रहा हूं। वो कहता है जी करंट ईयर कौन सा है वैसे? 12। 31 दिसंबर 12 है ना? 13 है करंट ईयर बेटा। ईयर एंड है 31 दिसंबर 13। करंट ईयर है 2013। वो कह रहा है 2013 में जो सेल्स हैं वो 2012 वाली सेल्स से 20%। अब उसने हमें दे दिया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। क्या कहता है कि वो करता है नॉर्मली बोल रहा है अरशद सेल्स गुड्स, वो करता ही है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेल्स गुड, वो करता है सेल्स कितने पर? 25% ऑन 100। किसको ले लें? कितना? 125। ठीक है जी। अब हमें गिवन, चलो रिक्वायर्ड क्या है? ये प्रीवियस ईयर 2016 की से 12 की सेल्स, और यहां पे भी करंट ईयर 2013 की सेल्स। तो सेल्स की फिगर रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। तो हमें रिक्वायर्ड तो सेल, कितने बच्चों ने फॉर्मूला याद किया था? बाकी कर लें, अल्लाह करे। जिनको पहले से याद है वो भी हाथ खड़ा कर लेते कि याद है हमें फॉर्मूला है। कितने बच्चों को याद है फॉर्मूला? चलें, गुड। हमारे लिए रिक्वायरमेंट हमारी है सेल्स, ठीक है, लेकिन आज कॉस्ट गिवन नहीं है। तो क्या हुआ? फॉर्मूला तो वैसे ही लगेगा। उसने क्या दे दिया हमें? 12 का प्रॉफिट, 12 का प्रॉफिट दे दिया उसने हमें। तो ये हमारी गिवन अमाउंट है। कितनी? 300,000 डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट की परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज। तो ये सेल्स 2000, ये प्रॉफिट कौन से साल का है? 12 का। तो उसको यूज करके जो सेल्स निकली ये भी कौन से साल की हैं? कितनी? पिछली क्लास में तो 15 लाख थी जी, ठीक है। अब 15 लाख हैं 2012 की सेल्स, ठीक है। कैसे निकली हैं ये? अब हमें चाहिए 13 की सेल, तो 15 लाख को 20% बढ़ा लो, इंटू 20% कर दो और प्लस कर दो 15 में 18 लाख। ये हमारे पास आ गई 2013 की सेल्स। ये बात समझ आई? 0.12। अब ये सेल्स चाहिए क्यों थी भाई? ये मसला था कि हमारे पास, चलो 1 बाय 1 करते हैं, देख लेते हैं। अगला पॉइंट 3, ऑन यकम जनवरी 13 साल के दौरान, यही साल के पहले दिन से ही इंक्रीज्ड हिज स्टॉक लेवल बाय 25%। स्टॉक था कितना पिछले साल के एंड पे? ऊपर लिखा हुआ है 2 लाख। वो कह रहा है इस साल के पहले ही दिन उसने अपने स्टॉक को इंक्रीज कर लिया बाय 2 लाख था, इसको 2 लाख को 25% से बढ़ाया, यानी 2 लाख का 25% 50,000 बनता है, यानी उसने 2.5 लाख स्टॉक कर लिया। आगे कहता है एंड मेंटेन दैट लेवल थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख, ठीक है। अब ओपनिंग इन्वेंट्री 2.5 आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी 2.5 आ गया, ठीक है। यहां पे परचेजेस 2.5, ठीक है। यहां पे परचेजेस, यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आएंगे, ठीक है। अब अगला मसला क्या था? सवाल में ओपनिंग क्रेडिटर्स तो थे,
क्लोजिंग क्रेडिटर्स कहीं नजर नहीं आए थे कि यहां से परचेज निकालते, बैंक की पेमेंट आ जाती, वो तो आ ही जाएगी, नजर भी आ रही है, यहां से परचेज निकालते, वो इन्वेंट्री में जाती और कॉस्ट ऑफ सेल निकलती। यानी आज हम कॉस्ट ऑफ सेल निकाल के सेल की तरफ नहीं जा सकते थे, यहां पे क्लोजिंग मौजूद नहीं था क्रेडिटर का। ठीक है, तो फिर आज डाटा ऐसा दिया कि हमने पहले सेल्स निकाल ली। अब सेल्स निकल आई है तो मार्जिन मार्कअप यूज करके कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी, कॉस्ट ऑफ सेल को इन्वेंट्री में रखोगे, यहां से परचेजेस आएंगी, परचेजेस क्रेडिटर में जाएंगी, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंसिंग आ जाएगा। ऐसे ही किया था, हाथ खड़ा करें बगैर सोल्यूशन देखे। चलें, अब समझ आ गई सबको, आगे बढ़ते हैं। अगली एडजस्टमेंट्स, भाई ये पॉइंट 3 तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब पता लगा सेल्स को निकालना क्यों पहले पड़ा। आज कॉस्ट ऑफ सेल पहले, कभी कॉस्ट ऑफ सेल निकली, कभी ये पहली बार हुआ वैसे कि सेल निकाली हमने और कॉस्ट ऑफ सेल उससे बाद में निकाली है। तो होमवर्क ना करने वालों को तो ये बात पता ही नहीं चलेगी कभी। तो याद रखना, होमवर्क के सवाल को इजी नहीं लेना, ये मत समझना जो क्लास में था वही होमवर्क में होगा, नहीं, एक आध चीज जरूर हुआ करेगी एडिशनल उसके अंदर जो होमवर्क में ही कवर होगी। भाई ये जो अब आ रहे हैं इनकी बैलेंस शीट बनी हुई है तो बैठे, पिछले सवाल की, शरदनान वाले सवाल की। ओके, नंबर 4, कलेक्शंस फ्रॉम डेटर्स अमाउंटेड टू 13 लाख। कलेक्शन हो गई है, कलेक्शंस फ्रॉम डेटर्स अमाउंटेड टू 13 लाख, आउट ऑफ विच 3 लाख वर रिसीव्ड इन कैश। बाकी की बात नहीं कर रहा, यानी बाकी रिसीव नहीं हुआ। वो कह रहा है 13 लाख रिसीव हुआ जिसमें से 3 लाख कैश में हुआ, तो बाकी रिसीव नहीं हुआ। और भाई सारा 13 रिसीव हुआ है, 3 लाख कैश में हुआ है तो बकाया बैंक में। तो कैश और बैंक डेटर दोनों तरह से पैसे दे रहा था। ठीक है, डेटर का भी क्लोजिंग नहीं ना है, सारी एंट्रीज करेंगे तो डेटर क्लोजिंग निकलेगा। ओके, अच्छा जी, उसके बाद क्रेडिटर्स वर पेड बाय चेक ओनली। ठीक है जी, मेहरबानी आप आगे बढ़े। बिजनेस एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 210। टोटल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस किसी भी एक्सपेंस का आपको पता ही है कैश किस तरफ आता है, डेबिट साइड पे, और एक्सपेंस क्रेडिट साइड। तो वो एक्सपेंस कह रहा है कितने, 210 का तो एक्सपेंस था, आउट ऑफ विच 50 वर आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड। क्या मतलब, क्लोजिंग में पेबल, एक्सपेंस दिया और पेबल दिया। तो ओपनिंग कहीं पे कोई ओपनिंग नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ओपनिंग में कोई लायबिलिटी नहीं थी। इस साल टोटल एक्सपेंस कितना बना, 210, जिसमें से 50 अभी भी क्या है, पेबल। तो फिर 210 में 50 पेबल है तो बकाया 160 क्या हो गया होगा। टोटल एक्सपेंस 210 है, उसमें से अगर अभी भी 50 पेबल है तो फिर 160 क्या हो चुका है, पे हो चुका है। ठीक है, अब ये पेमेंट के बारे में क्या कहता है, ₹100,000 वर पेड बाय कैश। पे तो इससे 160 हुआ है, तो अगर 100 कैश से है तो बकाया। कैसा अच्छा सवाल था। फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम काउंटर फॉइल्स ऑफ हिज चेकबुक, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पर्सनल ड्राइंग्स, कैश डिपॉजिट बैंक, कैश विड्रॉन। कोई मसला जी, डेप्रिसिएशन। और भाई सही है, अब तो हो गया ना सवाल। तो जिन बच्चों को समझ नहीं आई थी, पॉइंट्स डिस्कस होने के बाद समझ आ गई है, आज जाके घर पे कर लीजिएगा सवाल को। ठीक है, सेल्स शायद सेल्स डेटर के अकाउंट में से निकल आई हो। ठीक है जी, वो डेटर के अकाउंट में से निकली हो या कैश सेल्स निकल आई, कोई एक सेल्स निकली होगी, टोटल सेल्स में से उनको माइनस करेंगे। जरूरत नहीं है, 18 लाख के बारे में उसने बताया था, कितनी इसमें से है कैश सेल्स, 20% जितनी भी थी, तो वो कैश सेल्स कैश अकाउंट में जानी थी, बकाया। ओके, डन, क्लियर। ओके, वो बताऊंगा मैं, ये सर अदनान से पूछना, वजह जरूरत नहीं ना मुझे बताने की, फिर किसी को बताऊंगा। सवाल अगला पढ़ें, टाइम कम है ऑलरेडी, बहुत लेंथी सवाल है। वैसे नाम से पता लग रहा है, लेकिन चलो भाई, क्यों नहीं बैलेंस शीट बना के लाए पिछले सवाल की, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस, सवाल क्यों नहीं कंप्लीट किया, क्यों नहीं कंप्लीट किया, तुम बताओ पहले। तबीयत खराब थी, तबीयत मैं सेट कर लेता हूं, तुम लोग बीमार थे तुम।
आवाज नहीं आ रही मुझे, याद नहीं रहा। गुड जी। बैलेंस शीट फॉर द ईयर 30 जून 11 वाज एज फॉलोज, और रिक्वायरमेंट में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी है 30 जून 12 की। यानी ये आपके अरशद वाले सवाल जैसा ही है, ओपनिंग गिवन है लेकिन क्लोजिंग्स भी कुछ गिवन है इसमें, वो दिए अलग हुए हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको सारे ओपनिंग्स मिल रहे हैं, लेजर्स ओपन करेंगे, और पॉइंट डी में आपको क्लोजिंग्स मिल रहे हैं। ओके सही। अच्छा, आगे ये जहां पे ओपनिंग खत्म होते हैं यानी पुरानी बैलेंस शीट खत्म होती है, तो एक जुमला लिखा हुआ नजर आ रहा है, ऑन 30 जून 12 देयर वाज ए आग इन हिज दुकान। नजर आ रहा है? ये ऑन 30 जून 12 से ब्रैकेट शुरू करें और पॉइंट ए के 670 पे ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट होगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इस सवाल में। अब लास्ट क्या होगा वो भी बताता हूं। ठीक है, ये इसलिए फिलहाल नहीं पढ़ना, बाकी सवाल कर लेंगे। समझ आ गई? ऑन 30 जून 12 जो आग लगी है, यहां से क्लोज करें ब्रैकेट को, स्टार्ट करें ब्रैकेट और 670 पे क्लोज कर दें। पॉइंट ए हो गया, इसको खत्म कर दें। अब पॉइंट बी पढ़ रहा हूं। द पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। पर्सनल एक्सपेंसेस यानी ड्राइंग्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे, अकाउंटिंग चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी, रेंट, परचेज ऑफ गुड्स, फिक्सचर्स। पेमेंट्स तो लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं लिखा कि कैश की है या बैंक की। अभी हम नहीं ये बता सकते। हाँ, पॉइंट सी पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ कैश रिसीट्स। तो अब हम अज्यूम कर सकते हैं, कर अभी भी अज्यूम ही रहे हैं कि अगर पॉइंट सी वाली कैश है तो पॉइंट बी वाली बैंक से। आई कैप का गलत तरीका है टेस्ट करने का ये बात। यहां पे उसूली तौर पे ये गलत लिखा हुआ। उसूली तौर पे लिखना चाहिए था बैंक पेमेंट्स, नहीं लिखा हुआ तो हमें मजबूरन एजम्पशन ऐसे नहीं लेनी, लॉजिकल तो होती है ना एजम्पशन, हमें मजबूरन एजम्पशन लेनी पड़ी कि सी में अगर उसने कैश पेमेंट्स दी हैं तो फिर ये बी वाली पेमेंट्स। ओके, और ठीक है, तो बी में बैंक पेमेंट्स आ रही हैं, सी में कैश पेमेंट्स आ रही हैं। ये तीन पेमेंट्स के बाद आखिर में एक लाइन लिखी हुई है, ऑल अदर रिसीट्स ब्ला ब्ला लिखा हुआ है। चलो पढ़ लो। ऑल रिसीट्स वर डिपॉजिट इनटू बैंक, टोटल डिपॉजिट्स अमाउंटेड टू 5780। ठीक है, एंड से ब्रैकेट शुरू कर दें। ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा आज की क्लास का, एंड पे बताऊंगा। एंड से शुरू करें और 35,000 पे क्लोज कर दें। ठीक हो गया? ये दो ब्रैकेट्स को हमने बिल्कुल एंड पे करना है। ठीक है, उसके अलावा का सवाल करते हैं। डी के अंदर क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, ई में बैड डेट आ गए आज, एफ में ग्रॉस परसेंटेज। ठीक है जी, सही है। सवाल शुरू करते हैं। अब फॉर्मेट आप बना चुके हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग, पिछला क्लोजिंग बैलेंस शीट से हम ओपनिंग उठाएंगे और फिर डी में आके क्लोजिंग लिखेंगे। इकट्ठे इकट्ठे ना चलिएगा, मिस ना हो कुछ। ठीक है, अगर ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग दिए हो तो ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग ही पोस्ट करो ताकि कंप्लीटनेस इंश्योर्ड रहे, कोई चीज मिस ना होने पाए। ओके, वरना वहां पे ओपनिंग ढूंढोगे फिर उसके साथ का क्लोजिंग ढूंढोगे, टाइम भी जाया होगा। तो ओपनिंग है, लेजर तो बनना ही बनना है, क्लोजिंग नील भी हो जाए तो ओपनिंग सब लिख लेंगे, फिर क्लोजिंग पे जाएंगे। ओके, ये काम साथ साथ कर सकते हैं आप, जहां पे रोकूंगा फिर रुकना है, ये काम साथ साथ कर सकते हैं। चलें शुरू करें। सबसे पहले क्या है जी? कैपिटल। क्या है जी? ये पिछले साल का क्लोजिंग कैपिटल यानी इस साल का। शुक्र है, कहां आएगा? बैलेंस शीट में। आज ये रेडी है, आज ये तैयार है। पहली बार ऐसा हुआ क्लास में, वैसे तो आपके घर में भी आज यही काम हुआ था, अरशद वाले सवाल में भी आपको ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल था। सहूलत हो गई थोड़ी सी, वरना ये भी निकालना पड़ता था। ठीक है, टिक कर दें, 1185 जहां पहुंचना था पहुंच गया। आगे क्या लिखता है जी? आगे लिखता है क्रेडिटर्स, और फिर तीन किस्म के क्रेडिटर्स दे रहा है, गुड्स, इलेक्ट्रिसिटी और अकाउंटिंग चार्जेस। भाई हमने बचपन में पढ़ा था कि क्रेडिटर का लफ्ज सिर्फ गुड्स के लिए यूज करते हैं, बाकी सबको हम क्या कहते हैं? पेबल्स। जरा अलहदा रखते हैं, और है तो लायबिलिटी ही दोनों। टेक्निकली शायद गलत नहीं हो तीनों में क्रेडिटर लिख दें तो, लेकिन हम वैसे जरा बचपन से हम कहते हैं गुड्स वाली जो क्रेडिटर्स हैं वो क्रेडिटर्स हैं, जो बाकी चीजों वाले पेबल्स हैं वो पेबल्स कहलाएंगे। क्रेडिटर्स ना कहो उनको। गुड्स से रिलेटेड, गुड्स हो तो खरीदारी परचेजेस, वापसी परचेज रिटर्न, उधार पे ली तो क्रेडिटर, बाकी चीजें जो हैं वो हम पेएबल कह देते थे। ठीक है ना? और सही है। तो क्रेडिटर गुड्स के क्रेडिटर्स में आ जाएंगे, और
अकाउंटिंग चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी ये पेएबल अपने अकाउंट्स में अलग अलग आ जाएंगे, इनको क्रेडिटर्स नहीं कह सकते, टोटल नहीं करना कभी भी। ओके, और सही है। अच्छा, अब शुरू करते हैं जी। सबसे पहले गुड्स यानी क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस बता दें। 220। क्लोजिंग की तरफ अभी नहीं जाना, ओपनिंग लिखें, आगे बढ़े। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी पेएबल हैं, पेएबल है ना? कितना? 5.5। उसके बाद जी ये क्या है पेएबल? भाई आपने जो सर्विसेज दी मंसूर को, अकाउंटेंट्स ने, उनके पैसे, वो फॉर्म के पैसे शायद उसने देने हैं अभी तक। पिछली दफा वाला वो देख के आप कहोगे वो नहीं बनाने यार, पिछली बार वालों के पैसे अभी तक नहीं दिए उसने। बहरहाल ये अकाउंटिंग चार्जेस एक एक्सपेंस है, पेएबल भी हो सकता है, ठीक है। तो ओपनिंग 11.5। आगे बढ़े, खत्म क्रेडिट साइड, डेबिट पे आए। ओपनिंग फिक्सचर्स 235। स्टॉक ओपनिंग, स्टॉक इन्वेंट्री लिखा गया, कोई बात नहीं, एक ही बात है। 552। नेक्स्ट, डेटर्स ओपनिंग 281। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी टैक्स एक एक्सपेंस है, लेकिन अगर एडवांस में कोई एक्सपेंस पे हो जाए तो वो प्रीपेड बन जाता है, वो एक एसेट होता है। तो आपके पास ओपनिंग आ गया 11.5, ठीक है। उसके बाद कैश इन हाथ ब्रॉड डाउन कितना? 35। और कैश एट बैंक 307.5। क्लोजिंग भी लिखने ने, फिर एक ही बार आपने लिखने, ठीक है। तुम साथ साथ लिखी जाओ, समझना। सही है, सही है, साथ साथ लिखें, कोई रुका हुआ तो नहीं है। ये साथ साथ करने का बोला है स्टार्ट से ही आपको, बाद में ना कहना टाइम देना मुझे। ओके, आप किसी को मैसेज करते हैं एक मार्कर अच्छा सा, 2 हो जाए तो क्या ही बात है। ओके जी, नेक्स्ट ओपनिंग हो गए, ये टेबल टिक हो गया। ऑन जून वैसे भी पहले, बल्कि डी पे आए, डी में क्लोजिंग लिखे हुए हैं, वो क्लोजिंग भी सारे लिख लेते हैं, ठीक है। डी पॉइंट, द फॉलोइंग बैलेंसेज एज ऑन 30 जून 12 वर डिटरमिन्ड फ्रॉम द अवेलेबल रिकॉर्ड्स। सबसे पहले क्या है? क्लोजिंग डेटर्स हैं कितने? 494। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स क्लोजिंग 212। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी पेएबल आ गया, कितना? 1.9। उसके बाद अकाउंटिंग चार्जेस पेएबल 1.8। उसके बाद हाँ, रेंट ओपनिंग में नहीं आया था कहीं पे, तो कोई बात नहीं, अगर क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है तो ओपनिंग में भी ब्रॉड डाउन इसी तरफ लिख लेते हैं, जिस तरफ मर्जी लिख लें, है कुछ भी नहीं। और क्लोजिंग में आ गया आउटस्टैंडिंग कितना? 15, यानी 15। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स इन एडवांस, वो अगेन एडवांस में ही पड़ा, कहां गया? हियर। ओके, 9। क्लोजिंग 15। नेक्स्ट, कैश इन हैंड, ओपनिंग क्लोजिंग्स लिख ली हैं हमने, सबने लिख ली हैं साथ साथ। काबिले गौर बात यह है कि आज हमें बैंक का क्लोजिंग नहीं पता, इन्वेंट्री का क्लोजिंग नहीं पता, बाकी फिक्सचर्स का क्लोजिंग नहीं पता, बाकी सबका क्लोजिंग तो पता ही। ऐसे ही है ना, बैंक का क्लोजिंग आज नहीं है सामने, इन्वेंट्री का क्लोजिंग नहीं है, वैसे ही दिल में आया आपको बता दिया कि हमेशा क्लोजिंग ओपनिंग सारे होते थे। आज ये 3 चीजों का क्लोजिंग नजर, चलो देख लेते हैं। नहीं आ रहा, बस ठीक है, नहीं आ रहा नजर, अल्लाह करेगा आ जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग लिख ली है, कोई मसला है तो बता दे, कोई रहता है तो हाथ खड़ा कर दे। पॉइंट डी टिक हो गया, ऊपर वाली बैलेंस शीट टिक हो गई, बोलो अब फिर पॉइंट कौन सा कर लेना चाहिए? बी पॉइंट, फेवरेट, मोस्ट फेवरेट पॉइंट, बैंक की पेमेंट्स हैं। तो सिर्फ पेमेंट्स लिखी हुई, लेकिन इस पेमेंट को अंडरलाइन करके मुझे पता है काफी बच्चों ने अभी से लिख लिया होगा इन्होंने। बताया, क्लियरली नहीं बताया
कैश की या बैंक की पेमेंट्स हैं, लेकिन पॉइंट सी में अगर कैश पेमेंट्स हैं तो अज्यूम किया हमने कि ये बैंक की। ये पता है कुछ बच्चों ने लिख लिया होगा, ये अभी तक लिख लेते होते। ओके, पॉइंट बी, द पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। अब तरतीब से शुरू करते हैं। अब जरा 1 मिनट रुक जाएं और जल्दी से देख लें, पोस्टिंग देखा ही करें और फिर उसको ऐसे ही किया करें, ये प्रैक्टिस हो जाती है। मार्कर लाएं, आ जाए ना जी। पर्सनल एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिख लें, क्या होता है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की एंट्री बोलें, बैंक से हो रही है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स डेबिट और बैंक क्रेडिट 188 से। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस का लेजर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, यहां डायरेक्ट लिख लेते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने? 15। साथ साथ कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, अभी कह रहा हूं रुक जाओ। सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। अच्छा, वैसे आसान काम ही है, ये 2 एंट्रीज करो और आगे साथ साथ करते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, किसी और चीज पे टाइम लगाएंगे। ये 2 एंट्री जल्दी से कर लो ताकि सब मिल जाएं, और फिर मैं लेकिन देखना पहले है, फिर मैं साथ साथ पॉज लेता जाऊंगा। देखेंगे, मैं एंट्री करूंगा, फिर आप फौरन एंट्री करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, पीछे तंग हो रहे हैं बच्चे, सीट नहीं है ये यार, जो जो 6 बैठे हैं 7 हो जाए, और ये सीट सारी खाली पड़ी है, आगे आ जाओ। ऐसे ही वहां पे फंस फुस के बैठे हुए सारे। 5th रो में आ जाओ, आखिरी सारी लाइन, जितने भी ये बगैर टेबल वाले बैठे हैं, इधर वाले, रास्ते वाले, पीछे वाले, आ जाओ आ जाओ। एक और बच्चा भी आ सकता है आगे आना चाहे तो, 2 और आ सकते हैं आगे आना चाहें तो, 3 आ सकते हैं आना चाहें तो। बस बस, पहली रो में जरा माफी है, दूसरी रो से ऑनवर्ड्स बच्चे पूरे होने चाहिए। ओके जी, हो गई ये 2 एंट्रीज, ड्राइंग डेबिट, बैंक क्रेडिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब साथ साथ एक नजर देखते जाएं, फॉरन एंट्री करते जाएं, ठीक है। अकाउंटिंग चार्जेस का लेजर मौजूद है। अकाउंटिंग चार्जेस डेबिट 20.5 से, बैंक क्रेडिट 20.5 से। अकाउंटिंग चार्जेस, यहां पर बैंक करते जाएं, फौरन कर लिया करें एंट्री, साथ ही एंट्री करें, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट कितने से? 50.5 से इलेक्ट्रिसिटी डेबिट। ये कैश तो पिछले सवाल में समझाने के लिए लिखा था। इलेक्ट्रिसिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी बैंक। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी टैक्स, ये अकाउंट मौजूद है। प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स एक्सपेंस ही होता है। डेबिट कितने से? 32 से, बैंक क्रेडिट 32 से। रेंट का लेजर मौजूद है। रेंट डेबिट 240.5 से, बैंक क्रेडिट 240.5 से। नेक्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स, परचेजेस डेबिट बैंक क्रेडिट, यानी इन्वेंट्री डेबिट बैंक क्रेडिट। भूल रहे हो? कोई रूल लिखा है? बैंक की पेमेंट साइड पे मैंने कहा था एक्सेप्शन कोई नहीं है कि आज आप ऐसे निकल जाएंगे, नहीं है एक्सेप्शन। बैंक की पेमेंट साइड पे क्रेडिटर आए, बहुत अच्छी बात। कभी परचेजेस का लफ्ज भी आए तो हम उसको परचेज नहीं कहते, बल्कि पेमेंट टू द क्रेडिटर्स ही कहते हैं। अब कहा था कोई एक्सेप्शन नहीं है, जब भी ऐसा हो हमने ये रूल अप्लाई करना है।
तो एंट्री बोलें, क्रेडिटर्स डेबिट 5061 से, बैंक क्रेडिट 5061 से, क्रेडिटर्स बैंक। उसके बाद क्या है जी, फिक्सचर्स, ये एसेट खरीदा है, एंट्री बोलो, फिक्सचर्स डेबिट 45 से, बैंक क्रेडिट 40, फिक्सचर्स और बैंक। डन। जो पीछे रह गए जल्दी से एंट्रीज पूरी करें, एक मिनट दिया जाता है। Following payments were made during the year out of cash receipts during the year। कुछ बातें लिखी उसने। नंबर 1, असिस्टेंट्स सैलरी ऑफ 132, लेजर नहीं है, डायरेक्ट लिख लेंगे, असिस्टेंट सैलरी डेबिट 132 से, और बैंक क्रेडिट कैश क्रेडिट 132, असिस्टेंट सैलरी। नेक्स्ट है कैश परचेजेस एवरेजिंग 24,000 पर मंथ। देखें जी, इस 24 को कंफ्यूज करना चाहेंगे कि जी ये एग्जैक्ट नहीं है। देखें, ये वो वाली बात नहीं है कि आप कहे जी ये तो कंफर्म फिगर ही नहीं है। ये क्या है, पर मंथ एवरेज का मतलब क्या होता है, हमने किसी महीने 22,000 की परचेजेस की, किसी महीने 24 की, किसी महीने 26 की, किसी महीने 28 की, किसी महीने 20 की, तो ऑन एवरेज 24 की। तो ये वो वाली एवरेज दी हुई है, एवरेज पर मंथ। ठीक है, तो एवरेज पर मंथ उसने दे दिया। एवरेज का वर्ड आपको वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। ठीक है, एवरेज अगर पर मंथ 24 है तो पूरे साल की परचेजेस 24 इंटू 12 288 होंगी। ये कैश परचेजेस हैं कि इसको भी पेमेंट टू द क्रेडिटर लें। कैश परचेजेस की एंट्री होती है परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, और चूंकि परचेजेस की बजाय इन्वेंट्री का लेजर बना रहे हैं तो एंट्री बन जाएगी इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। तो इन्वेंट्री डेबिट 288 से, कैश क्रेडिट 280। किसी एक तरफ ये वर्किंग शो कर दें, इधर शो कर दें। इन्वेंट्री आप लिखें जी 24 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई किया, 24 ही था ना, 288। ठीक है जी, यहां पे अब वर्किंग बेशक ना शो करें, किसी एक तरफ वर्किंग शो हो जाए ना। ठीक है, लास्ट, ड्राइंग्स विच वेरीड बिटवीन 10 एंड 15 पर मंथ। ये है असल में गड़बड़ वाली फिगर। ठीक है, नहीं बताया उसने, वो यूं लिखे ना, कभी आगे क्वेश्चन बैंक के सवालों के अंदर एक दो जगह देखेंगे वो लिखा हुआ मिलेगा भी सही आपको, ड्राइंग्स एवरेजिंग इतने पर मंथ, तो उसका मतलब भी फिर यही है कि उसने पर मंथ एवरेज दे दी है, हम मल्टीप्लाई बाय 12 करके टोटल निकाल सकते थे। लेकिन यहां पे देखो साफ फर्क जाहिर है, कहता है 24,000 पर मंथ परचेजेज हैं, ड्राइंग्स 10 से 15 के दरमियान वेरी करती हैं। अब कितना लें ये क्लियर नहीं, यहां पर लिख देता था ना ड्राइंग्स पर मंथ एवरेज हैं, मिसाल के तौर पे 10,000, तो हम वो लिख लेते और सही है ना। बहरहाल ये फिगर तो नहीं क्लियर, पर एंट्री का तो पता लग गया, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ना। तो ड्राइंग्स डेबिट कैश वाली ड्राइंग्स, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक हो गया जी। देख लिया सबने, कोई रह तो नहीं गया, समझ भी आ रही है सारी, रूटीन का काम कर रहे हैं अभी। आगे कहता है ऑल अदर रिसीट्स वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, फुल स्टॉप, आगे ना पढ़ें। हाँ जी, रिसीट्स को बैंक में डिपॉजिट करें, एंट्री बोलें, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 40.5 कैरी डाउन जी। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, यहां पे क्या लिखा आपने, ये पैसे निकल कर कहां चले गए, बैंक में। यहां पे आपने लिखा ये पैसे आएंगे कहां से, कैश। फुल स्टॉप तक तो यही बात थी जैसे रोज करते आए। आगे कहता है टोटल डिपॉजिट्स अमाउंटेड टू ₹5780.8। आगे तो ब्रैकेट लगी हुई है ना, आगे तो जाना ही नहीं, आगे तो
इलाका ममनू है फिलहाल, ठीक है। ये लास्ट में करेंगे ये वाली बात आके, सेकंड लास्ट ऊपर वाली ब्रैकेट जी, बस बात खत्म। डिपॉजिट की फिगर बता दी है, अच्छी बात है, ठीक है। फिगर लिख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क ना लगाओ, जरूरत नहीं। 5780.8 यहां से क्रेडिट 57 लाख रुपया और 5780.8 यहां पर डेबिट। क्लियर? जल्दी से पॉइंट सी बगैर ब्रैकेट के देख लें और टिक कर लें, कोई रहता है तो बताएं। डन? हजम हो रही है अभी तक सब चीजें? मसला तो नहीं हुआ अभी तक? ओके, पॉइंट सी ब्रैकेट रहेगी, बस टिक कर लें। वैसे तो पॉइंट डी हो चुका है। पॉइंट ई इंक्लूडेड इन द डेटर्स इज एन अमाउंट ऑफ 14 विच इज कंसिडर्ड uncollectible. This is bad debt expense, written off जिसको कहते हैं bad debt। ये लोग पैसे लेकर भाग चुके हैं, तो इसकी एंट्री क्या किया करते थे? ऐसे ही मैं कह रहा हूं, मैंने रिवाइज करवाना है, जरूरत ही कोई नहीं है जी। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, भाई अगर प्रोविजन होती तो लेजर में जाता ना। अगेन ये भी वैसा ही खर्चा है, बस इसमें कैश नहीं पे होता, नॉन कैश है ना, डेटर क्रेडिट कर रहे हैं। अगर प्रोविजन होती तो प्रोविजन का लेजर होता, ये बैड डेट वहां जाता जैसे जाया करता था, और एक फिगर निकाल के लाते बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, जैसे किसी भी एक्रूअल प्रीपेमेंट में कर रहे होते हैं। नहीं है लेजर, प्रोविजन का जिक्र ही नहीं है, तो बैड डेट की एंट्री तो फिर यही बनती है, बैड डेट एक्सपेंस जो के रिटर्न ऑफ है। कितने? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेटर। तो एबनॉर्मेलिटी सवाल बताया करता है, बैड डेट रिटर्न ऑफ। ये एंट्री लिखें, फिर थोड़ी सी बहस इस पॉइंट पे करते हैं, जल्दी से लिख लें। लिख ली एंट्री? एंट्री में तो कोई मसला नहीं ना आया। ये हम कहां से उठाया करते थे फिगर? भाई उसने कोई डबल एंट्री नहीं की हुई, वो कुछ नहीं करता। डेटर्स का जो जाके पूछा था, उसने कहा था आप पे आ रजिस्टर। समझ आई है? पश्तो में बोलना पड़ेगा। पश्तो में क्या कहेंगे? आप पे आ रजिस्टर को। चलो सॉरी, ये पड़ा है रजिस्टर की, पश्तो क्या है? हाँ बहुत मुश्किल था यार, सॉरी। तो ये बड़ा है रजिस्टर, उसने कहा था, हमने वहां से डेटर्स लिस्ट बनाई होती है उसने, इस इतने पैसे टोटल। भाई ओपनिंग भी चाहिए, उसने कहा ओपनिंग क्या होता है? अच्छा, हमने कहा यार पिछले साल का रजिस्टर पड़ा है, हाँ हाँ ये लो, तो उसका टोटल ओपनिंग, इस साल का रजिस्टर क्लोजिंग, ये तो वहां से उठाए, ठीक है। तो ये फिगर तो उठी थी रजिस्टर से, डबल एंट्री कोई नहीं करता वो। अब ये 494 हमने रजिस्टर से उठाया था, ठीक है, और सवाल कहता है इस 494 की लिस्ट में ही 14 रुपए शामिल है। ठीक हो गया? ठीक है, ये टेस्ट में भी अप्लाई होगा आज पॉइंट। अच्छा, तो 494 के अंदर ये 14 रुपए के वो डेट भी शामिल हैं जो बैड हो गए। हमने एंट्री की बैड डेबिट डेटर। अब हमने ये एंट्री कर दी है, पर ये बदतमीज खुद से एडजस्ट ही नहीं हो रहा। एक्सेल की शीट नहीं है कि फॉर्मूला लगाओ, आप इस तरफ क्रेडिट पे डालें, ये खुद से 494 भी अपडेट हो जाए। दिस इज नॉट एक्सेल शीट बेटा। वो कह रहा है 494 में 14 पड़ा है, हमने कहा अच्छा ठीक है, एंट्री तो कर दी। अब देखो मैंने आपके सामने ही एंट्री की है, बैड डेबिट डेटर क्रेडिट, लेकिन ये बदतमीज अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ। ये खुद से क्यों नहीं एडजस्ट हो रहा? होना चाहिए था ना इसको, बोलो।
हाँ भाई, मेरे सामने ये व्हाइट बोर्ड है, आपके सामने वो सफ़ा है, एक्सेल की शीट नहीं है जिसपे हमने फॉर्मूले लगा रखे हो कि यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो चीजें यहाँ पे आएंगी उससे माइनस होके आनी है। बात समझे हो? तो इंक्लूडेड के वर्ड के आने पर हम डबल एंट्री भी किया करेंगे और क्लोजिंग को एडजस्ट भी किया करेंगे, ऐसे करके। और ये लिख के काटना है, प्लीज बताइए आपको ये कितना बन जाएगा। सुने, चलिए मैं पहले लिखें फिर मैं इंक्लूडेड के ऊपर ये रूल लिखवाता हूं। कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे सिंगल एंट्री में जिसमें वो इंक्लूडेड नहीं करेगा, वहां देखेंगे कि क्या क्या करना है। फिलहाल तो वो कह रहे हैं 494 में पड़ा है 14। अब जब हम एंट्री करते हैं बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट की, तो बैड डेट की एंट्री तो हो गई है, लेकिन इस पड़े हुए को तो निकाला ही नहीं हमने, वो खुद से तो नहीं निकल रहा ना। समझ आइए? तो लिखें, इंक्लूडेड को अंडरलाइन करके लिखें, इंक्लूडेड को अंडरलाइन करके लिखें। जब भी इंक्लूडेड का लफ्ज आएगा तो हम एंट्री भी करेंगे। मैंने जनरल कर दिया इस बात को, मैं ये नहीं कह रहा कि जब भी डेटर्स इंक्लूडेड का लफ्ज आएगा तो बैड डेट की एंट्री करेंगे, मैं जनरल कर गया इस बात को। कभी आके स्टॉक के बारे में भी ऐसा हो सकता है, कभी किसी और चीज के बारे में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो लिखें इंक्लूडेड को अंडरलाइन करके, जब भी इंक्लूडेड का लफ्ज आएगा तो हम डबल एंट्री भी करेंगे और क्लोजिंग को एडजस्ट भी करेंगे। समझ आएगी पश्तो क्या होती है? हाँ, वो आ गई है वो वाली बात। यार ये तुम पूछ दिया करो ना मुझे पश्तो में, इससे इसको समझ नहीं आती, मुझे लगता है। आ रही है समझ? भाई उर्दू में लिखना मुश्किल लगे, पश्तो में लिख लिया करो, लिखा जरूर करो जो बात बोली जाती है। ओके जी, इंक्लूडेड का वर्ड होगा तो डबल एंट्री भी करेंगे, क्लोजिंग को एडजस्ट। ऐसा भी हो सकता था कि वो कहता कि इन्वेंट्री क्लोजिंग इतनी है और उसमें, भाई मत बताना बच्चों को कि ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा कोई टेस्ट में आया हुआ, ठीक है। ओके, क्लोजिंग वो लिखा हो, क्लोजिंग के अंदर कोई गड़बड़ है इन्वेंट्री में, तो वो गड़बड़ की एंट्री एबनॉर्मल लॉस की वो भी करेंगे हम। और अगर इंक्लूडेड का लफ्ज लिखा होगा तो क्लोजिंग को एडजस्ट भी किया करते हैं। तो इंक्लूडेड का वर्ड लिखा हो तो एक्सेल की शीट नहीं, ये सब कुछ तो कर ही हम रहे हैं, उसको क्या पता एंट्रीज क्या होती हैं, सारी एंट्रीज हम ही कर रहे हैं। तो ये क्लोजिंग रजिस्टर से उठा हुआ है एंट्री होने से। इसको एक छोटी सी एग्जांपल से किसी वक्त टाइम मिल गया समझा भी दूंगा, वैसे तो उम्मीद है समझ आ गया है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी एग्जांपल बना के इसको प्रूव भी करेंगे कि हम जो क्लोजिंग एडजस्ट ना करें तो उसके क्या खतरनाक नताइज निकल सकते हैं, ठीक है। इसलिए बस फिलहाल तो रूल याद रखें, अभी कुछ कुछ समझ भी आ रहा है। क्लोजिंग इंक्लूडेड लफ्ज लिखा हो तो आज का सवाल काफी है, इसलिए छोटी एग्जांपल से समझा नहीं सकता। ओके, इसमें काफी और चीजें हैं। तो इंक्लूडेड का लफ्ज लिखा हो तो डबल एंट्री भी करेंगे, क्लोजिंग को एडजस्ट भी करेंगे। समझ आई? समझ आई? पक्की बात है। चले आखिरी पॉइंट, द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल वाज। पर प्रॉफिट किसकी परसेंटेज गिवन है, तो फिर हम 100 भी किसे अज्यूम करेंगे, कितनी प्रॉफिट कितना है 20, बेटा देख तो ले प्लीज, 20 है और ये 80। टिक कर लें पॉइंट ई पॉइंट एफ और वापस आ जाएं अपने दूसरे सफे पे। और आग वाली ब्रैकेट की तरफ अब बढ़ते हैं, आग की तरफ बढ़ते हैं। अब 30 जून 12 पे आग लग गई है। वैसे तो आप लोग माशाल्लाह जुबान से भी लगा लेते हैं आग, काफी कुछ लोगों में होती है खसूसियत, जुबान से ही आग लगा लेते हैं। बहरहाल वो आग बुझती भी नहीं। सुने, ऑन 30 जून 12 हमारे साल का आखिरी दिन है। ऑन 30 जून 12 देयर वॉज ए आग इन हिज दुकान विच तबाह कर दिया ऑल
ऑल को एनसर्कल करो, 1 2 3 4 जितने गोल दायरे लगाने लगाओ। ऑल हिज फिक्सचर्स एंड स्टॉक्स। 30 जून 12 पे एक आग भड़क उठी और उसके नतीजे में इन्वेंट्री क्लोजिंग में कितनी बची? 100 बची। राख क्या बचा? 100 बची, राख बची, कुछ नहीं बचा पल्ले इन्वेंट्री के, क्योंकि वो क्या कह रहा है? डिस्ट्रॉयड ऑल हिज इन्वेंट्री। तो यहां पे भी 100 पड़ी है। और क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आग लगे तो कुछ नहीं बचता। डिस्ट्रॉयड ऑल हिज फिक्सचर्स एंड, ऐसा भी होगा किसी सवाल में वो कहेगी कि जी आग बम पहुंच गया, हमने बुझा ली, इतनी जल गई, इतने, वो भी हो सकता था। लेकिन आज क्या कह रहा है? ऑल ही गया, कुछ नहीं बचा। जो 100 बची है वो भी हवा आएगी तो उड़ जाएगी, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ओहो, 30 जून 12 ईयर एंड है ना, तो 30 जून 12 की शाम को जो आग लगे तो 30 जून 12 में इन्वेंट्री का क्लोजिंग क्या बचेगा? कुछ नहीं। और फिक्सचर भी, क्योंकि वो कह रहा है सबका सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, राख बची। इसी के पीछे तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इतने अरसे से लड़ रहे हैं। ओके जी, एशिस। अच्छा जी, चलें जी, कहां गया? हाँ, हो गई बात। वो कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद हिम, और कहता है पॉइंट ए में द इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे। पहले तो इसको अंडरलाइन करो ना, एग्रीड टू पे को। पैसे आ गए हैं? हाँ, पैसे कोई नहीं आने, कैश या बैंक डेबिट कोई नहीं होगा इस ट्रांजैक्शन में। इंश्योरेंस वाले पैसे देने पे राजी हो गए हैं। एसेट तो है, उसका नाम हुआ करता था इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस वाले एग्रीड टू पे 225 फॉर फिक्सचर एंड 630 फॉर स्टॉक। ये विदाउट प्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स को एनसर्कल कर लो, इसको बाद में देखते हैं, जरूरत नहीं इसको पढ़ने की, इसको नहीं पढ़ना अभी, बता देता हूं ये क्या लिखा हुआ जी। इंश्योरेंस वालाज एग्रीड टू पे 225 फॉर फिक्सचर एंड 630 फॉर स्टॉक। ओके, आगे कहता है द स्टॉक वॉज हाउ एवर 670। स्टॉक था कितना? फिक्सचर कितना पड़ा था ये उसने नहीं बताया। स्टॉक किसी वजह से बताना पड़ गया होगा उसे, बहरहाल सवाल में देखते हैं। फिलहाल उसने नहीं बताया कि स्टॉक के उसने दिए कितने हैं? 600। पढ़ लिया। आग लग गई है, आग लग गई, फिक्स एसेट डिस्ट्रॉय हो गया। एंट्री कल देखी थी, एक्यूमुलेशन डेबिट, कैश नहीं आया आज के सवाल में, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट। और मैंने आपको कहा था कि अगर इंश्योरेंस वाले इतने पैसे देने लग जाए कि गेन ही गेन आए, तो फिर लोग जला जला के एसेट्स को बेचें। ठीक है, आप फैक्ट्रियों के पास से गुजरे, किसी का प्लांट जल रहा है, किसी की बिल्डिंग जल रही है, किसी का बाहर ट्रक खड़ा जल रहा है, क्यों जी? वो जलाते हैं, गेन मिलता है। ऐसे नहीं हो। इंश्योरेंस वाले मैक्सिमम क्या करते हैं, आपका सारा लॉस कवर कर लेंगे, यानी कि नील लॉस हो जाए आपका, या कुछ लॉस में कहते हैं यार ये हमारी तरफ से, बाकी खुद कर लो। ठीक है ना, गेन नहीं आने देते, टेंशन नहीं लेनी आपने, गेन नहीं आता। ओके, अच्छा आप सुने, एक्यूमुलेशन डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और फिक्सचर्स क्रेडिट। कल एक और देखा था, हमने कहा था कैश जो है ना वो डेप्रिशिएट नहीं होता, इसलिए ये हटा दो, बाकी सारी एंट्री सेम थी। कैश डेबिट या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और कैश क्रेडिट, कल ये एंट्री की भी थी। स्टॉक को जलाते हैं, ठीक है, लगाओ आग, निकालो अपनी अपनी जुबानें, लगाओ आग। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट सेम। और बोलो ना एक्यूमुलेशन क्यों यार, तुम लोग कौन लोग हो तुसी? स्टॉक या इन्वेंट्री कभी डेप्रिशिएट हुआ है? आज लिखा है ना, कल वाले पे तो लिख लिया था, लिख के काट लिया था, ये लिख के काटना भी तो जरूरी है ना जी। नहीं है जी, डेप्रिसिएशन ये करंट एसेट्स पे तो एप्लीकेबल ही नहीं है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, इसलिए ये नहीं होगा। बाकी सब वैसा ही, कैश या इंश्योरेंस क्लेम, बल्कि या क्या पढ़ रहे हैं,
कैश उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा जी हम देंगे पैसे, दिए नहीं अभी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग डेबिट और फिक्सचर क्रेडिट, नहीं कैश क्रेडिट। भाई जो एसेट गया है उसी को क्रेडिट करोगे ना, जो बिजनेस से निकला है। इन्वेंटरी क्रेडिट, ठीक है। ले जी, एक ही एंट्री हमने पढ़ी हुई है, हम कुछ नया नहीं पढ़ते असल में, बहुत सुस्त लोग हैं हम, ठीक है। आपने देखा हमने डिस्पोजल की एंट्री जो इंट्रो वाली थी यहां पे आके यूज वही कर ली, फिर आगे भी उसी को यूज करी जा रहे, कुछ भी नहीं है, देखें कुछ नया नहीं पढ़ा। बस इन दोनों पे ये अक्यूमुलेशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, बाकी तो सब ऐसे ही। तो चलो पहले इन्वेंट्री को ही करते हैं। सवाल में गिवन है, कहता है जो आग लगी इंश्योरेंस वालों ने तो उसके जितने पैसे दिए वो बाद में देखते हैं। इन्वेंट्री वॉज हाउ एवर, किधर गया, द स्टॉक ऑन हाथ बिफोर आग वॉज एक्चुअली 670। तो कितना स्टॉक बोलो, 670। 670 का स्टॉक वो था जो तबाह हुआ। इंश्योरेंस वालों ने इसके कितने पैसे दिए, तो बकाया 40 आपका लॉस हो गया। अब ये एंट्री पोस्ट होने लगी है, मत नोट करो, एंट्री पोस्ट होने लगी है। देखो सबसे पहले कैश नहीं आया, देखो अगर यहीं पे कैश या बैंक में पैसे आ जाते तो वो डेबिट कर देते, लेकिन नहीं आए ना। इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे, हैज नॉट पेड, यही लिखा होता है इंश्योरेंस कंपनी पेड, डेबिट डेबिट जहां पे होता वहां पे कर देते। लेकिन वो क्या कह रहा है, दरवाजा खोल दो यार, कुर्सी वहां रख लो। वो क्या कह रहा है, इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे। छोड़ दो यार, छोड़ दो, तुम समझ नहीं रहोगे, छोड़ दो, और छोड़ दो, आ जाओ बाद में करते हैं, बैठ जाओ। ये देखें पोस्टिंग देख ले, पोस्टिंग देखो, पोस्टिंग देखो पहले। इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल एक करंट एसेट होता है, नॉर्मली 2, 4, 5 महीने में, 1-1.5 महीने में पैसे दे जाते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, रिसीवेबल इन्वेंट्री क्या, इन्वेंट्री के लिए ये कितने से डेबिट, 600। देखिएगा गौर से प्लीज, अभी पोस्टिंग नहीं करनी, देखें पहले। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बाय, अब नॉर्मल नहीं लिखो, लॉस बाय आग, लॉस बाय फायर इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री लिखा हुआ है, ठीक है जी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से, 40 से डेबिट, और इन्वेंटरी क्रेडिट कितने से, एबनॉर्मल लॉस लिखो, लॉस बाय फायर लिखो, चोरी होता तो लॉस बाय थेफ्ट या मिस अप्रोप्रिएशन लॉस भी कह सकते थे, बातें तो सेम ही होती हैं। लॉस तो लॉस ही है, आग लग गई, चोरी होगी, एक ही बात है। किसी सवाल में चोरी हो जाए तो काम यही करेंगे सारा, यहां पे लिख देंगे लॉस बाय थेफ्ट या मिस अप्रोप्रिएशन लॉस। आज क्या है, लॉस बाय फायर, सिर्फ अब नॉर्मल लॉस लिख दो, सब में जान ही छुड़ा लो, है तो नॉर्मल लॉस ही, तो यहां जो मर्जी लिख लो, मैटर नहीं करता, वर्किंग है, सही है। हाँ हो गई एंट्री पूरी, ये एंट्री होगी पूरी। जल्दी से इसको लिखो, जल्दी से पोस्टिंग करो, जल्दी। बेटा लॉस दरअसल तो 670 ही हुआ था, 630 इंश्योरेंस वालों ने दे दिया बकाया, फिर हमने लॉस रिकॉर्ड, हमारा लॉस 670 का ही था, 630 इंश्योरेंस वालों ने भर दिया, तो बाकी हमारा 40। सवाल किया करें, ऑनलाइन वाले बच्चे तो सवाल नहीं कर सक रहे होते इस वक्त, आपके सवालों से उनको भी सवाल, आप लोग करते ही नहीं है सवाल। बस कीजिएगा प्लीज, इधर देखें, एंट्री पोस्ट हो गई है। फिक्स एसेट को भी जरा जला लें, फिर आप ये नोट कर लीजिएगा, फिक्स एसेट जलने लगा है, तो देखें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई सवाल के अंदर कहीं पे डेप्रिसिएशन रेट वगैरह दिया हो, कहां बेटा, कहां है, देखें डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन नहीं है। इधर देखें
मैं यहां पे लिख देता हूं, चलें ये देखें, डेप्रीसिएशन होती तो यहीं पे रिकॉर्ड कर लेता, एक्यूमुलेशन का अकाउंट तो अलग है नहीं, और होता तो वहां पे कर लेते, लेकिन ये डैश क्यों लगाई मैंने? नो डाटा, डाटा नहीं है। जब डाटा नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह यहां पे भी डैश है ही नहीं एक्यूमुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, जितना फिक्सचर में पड़ा था 235 तो पहले से आ रहा था, हमने इस दफा नए सोफे ऐसे लगवाए, ऐसे फर्नीचर, ऐसे नई अलमारियां लगवाई थी इस साल में। ऑल का मतलब ये भी गए, ये भी बसम हो गए, तो टोटल 280 का फिक्सचर क्या हुआ? डिस्पोज हो गया। ये बैलेंसिंग है। अब इधर देखो सब तवज्जो से, ये तो डैश होगी, ये 280 का फिक्सचर गया, बिक के नहीं गया, जल के गया, हमसे तो गया, ठीक है। इंश्योरेंस वालों ने इसके कितने पैसे दिए? तो 630, 225 इंश्योरेंस वालों ने दे दिए, बकाया 55 का हमारा लॉस हो गया, ठीक है। 225 दिए थे ना, ठीक हो गया, डन। ये एंट्री पोस्ट कर लें, फिर आप नोट शोट कर लेना। इधर देखें, नंबर 1 एक्यूमुलेशन है नहीं। नंबर 1 इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल फिक्सचर्स के लिए, फिक्सचर्स 225, ये देखें इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट कितने से? 55 से, और फिक्सचर्स क्रेडिट वो तो हो ही गया 280 से, ठीक है। तो ये भी लॉस बाय फायर ही है फिक्सचर्स। तो जल्दी से ये एंट्रीज भी पोस्ट करें, और वो परले वाला नोट करना है तो 1 मिनट है मुकम्मल आपके पास। जी हो गया सब कुछ नोट? चलें जल्दी जल्दी कर देख लें। ये 3 तरह के लॉसेज ही आते हैं, तीनों हमने तैयार कर लिए। फिक्स एसेट 2 दिन के अंदर अंदर, कैश, इन्वेंट्री, ठीक है। पहले ये सवाल कल करवाने लगा था, फिर चेंज किया, वैसे ही बस फायदा हो गया उससे। कैश की बात करके एसेट से ज़हनी तौर पे तैयार थे, आज सिर्फ इन्वेंट्री की एडिशनल बात हुई। ओके जी, अगर रिक्वायरमेंट में सिर्फ इनकम स्टेटमेंट मांग ले तो बैलेंस शीट भी बनाओगे? अगर सिर्फ बैलेंस शीट मांग ले तो इनकम स्टेटमेंट भी बनाओगे? बात समझ में आने वाली है। प्रॉफिट तो चाहिए ही होता है। चलिए, अच्छा अगर प्रॉफिट ही दे दे, रिक्वायरमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ सवाल ऐसे भी करेंगे हम जिनके अंदर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों ही रिक्वायर्ड नहीं होंगी। सवाल यही होगा, इसी अप्रोच से कर रहे होंगे। तो रिक्वायरमेंट पढ़ना, उसे समझना बहुत जरूरी होता है।
ठीक है। सबसे पहले पेपर सामने आते ही रिक्वायरमेंट्स देखते हैं आप लोग, फिर जिस पेपर, वो तो सब कुछ करके ही बैठे होते हैं, फिर जिस सवाल की तरफ आपने जाना होता है तो उस सवाल को करने के लिए भी सबसे पहले असूल यही है, रिक्वायरमेंट पढ़ें, ताकि आपको पता हो कि हमने क्या करना है, क्या ढूंढना है सवाल में। अच्छा जी, सवाल तो मुझे लगता है सारा ही हो गया है, सिवाय एक छोटी सी ब्रैकेट के। तो यहां तक कोई मसला तो नहीं है। तो देख लें अब कितने नंबर का सवाल है। 24 का सवाल है। तो इसमें से आप तकरीबन 20 नंबर तो ले चुके हैं, 20-22 नंबर ले चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा। इनमें तो कोई मसला नहीं है ना। तो अगर ये छोटा सा पॉइंट जो कि इंशाल्लाह समझ आ जाना, नहीं भी समझ आता तो कल दोबारा इससे बात कर लूंगा, क्योंकि टाइम जरा कम है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं मैं 2 से 3 मिनट में ये पॉइंट डिस्कस करूं। फजूल सा एक पॉइंट है जो यहां पे फेंका हुआ है इन्होंने। इधर देखें, ये क्या है? ये कैश है, यानी यूं कह लें कि ये कैश का दराज है। ऐसे ही है, ये कैश का दराज है। कैश के दराज में पैसे आने का रास्ता, और ये पैसे, जो पैसा कैश के दराज में आता है वो इस तरफ से भरता है। एक बात तो हमने, अच्छा यहां से 2 बातें सीखनी है। एक तो वो ब्रैकेट वाली बात है, वो तो सीखेंगे ही, वो तो एंड पे करनी है 2 से 3 मिनट में। एक बात जो अहम यहां पे डिस्कस करना है वो ये कि ब्रैकेट के अंदर तो ये बात नहीं लिखी हुई डेटर्स पैसे कैसे देते हैं। पूरे सवाल में कहीं पे इस बात का जिक्र आया ही नहीं। शायद पास पेपर में तो एक आध दफा और ये अप्लाई हो, पर क्वेश्चन बैंक में ये कॉन्सेप्ट काफी दफा अप्लाई होना है। 3-4 सवाल, 2 सवाल तो कम से कम मैं करवाऊंगा क्वेश्चन बैंक के, और 2 से 3 सवाल आप करेंगे होमवर्क में, वहां पे अक्सर ये अप्लाई होगा। पूरे सवाल में आपने गौर किया हो तो ये नहीं बताया डेटर पैसे कैश में देता है या चेक में देता है। अली अब्बास उसने कहा था चेक में, सऊद जवाद में कहा था कैश में। ठीक है, आपने होमवर्क का सवाल किया, अलग अलग करके भी बताया, कैश में भी और बैंक में भी, चेक में भी। ठीक है, कल वाले सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ था? बोलो, डेटर ओनली मेक पेमेंट इन कैश था गालिबन। ठीक है, कल वाले सवाल में सवाल क्लियरली लिखता है हमेशा डेटर पैसे चेक में दे रहा है या कैश में दे रहा है। आज वाले सवाल में कहीं पे भी इसका जिक्र ही नहीं है कि डेटर पैसे कैश में दे रहा है या चेक के थ्रू पे कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे आके हमें एक अपना जुगाड़ इजाद करना पड़ेगा, एक अजम्पशन। लेकिन अजम्पशन लॉजिकल किसी ग्राउंड पे ही होती है, वैसे नहीं होती। ठीक है, सारा सवाल आप पढ़ चुके हैं। अगर आप गौर करें, इस फिगर को देखें तो ये कितनी है? 5.7 मिलियन, 57 लाख है। ये 1000 में सवाल कर रहे हैं। ठीक है, ये पैसे यहां से निकले हैं और बैंक में आए। अच्छा आप देखो, ये कैश की दराज है ना, इसमें से 57 लाख निकल रहा है। हैवी अमाउंट इज निकलिंग। हाँ, निकल रहा है। यहां पे इसका मतलब हैवी अमाउंट्स आएंगी भी से, यहां से हैवी अमाउंट्स निकल कर जा रही हैं। ये तो सवाल ने बता दिया था कि बैंक में हैवी अमाउंट कहां से आ रही है? कैश से। आप खुद देखो, पैसे यहां आए होंगे बड़े ढेर सारे, थोड़े 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 पैसे निकल के कहीं और गए हैं, और ये हैवी अमाउंट निकल के कहां जा रही है? तो अब खुद सोचो, इतनी हैवी अमाउंट कैश में भरेगा कौन? डेटर ला के भरेंगे। तो पूरे सवाल में एक और बात भी बता दूं, पूरे सवाल में कहीं पे कैश सेल्स का जिक्र भी नहीं है। इसका मतलब हमने खुद से ये अज्यूम भी नहीं करना। सेल्स तो सिर्फ कौन सी होंगी? क्रेडिट। और क्रेडिट सेल्स हुई हैं, कैश सेल्स हुई नहीं। तो कैश की दराज में पैसे फिर भरे किसने होंगे? डेटर ने भरे होंगे। तो फिर यहां से ये इतनी हैवी अमाउंट निकली ना, यहां कुछ आएगा तो यहां से निकल के इसमें निकल के जाएगा। पहले यहां पे फेंको, फिर यहां से निकालो। आप यहां पे फेंक नहीं रहे, यहां से निकाल रहे हो, तो यहां पे पैसे भरे किसने होंगे? तो एक बात अब याद रखना, ये कभी कभी ऐसा होगा, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस में जाके अक्सर ऐसा होगा, सवाल में वो ये बात गायब कर देगा कि डेटर ने पैसे चेक में दिए या कैश में। तो वैसी सूरत जब आएगी, आपको ये अमाउंट दिया करेगा सवाल में। नॉर्मली ये अमाउंट देगा, ना भी दे तो जब बैलेंसिंग निकलेगी, डाटा ऐसा होगा, बैलेंसिंग निकलेगी तो वो अमाउंट आपको नजर आएगी, एक हैवी अमाउंट होगी, बाकी सबसे अलग थलग।
इतनी हैवी अमाउंट कैश से निकल के बैंक में जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, डेटर्स पैसे कैश में पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये निशानी हुआ करेगी, लिख लें, इस 5780 के साथ स्टार लगाएं अपने सवाल में स्टार लगाएं, ये सोल्यूशन में लिखकर, सोल्यूशन में इससे स्टार लगा के इसके साथ लिखें, हैवी अमाउंट्स कैश से निकलकर बैंक में जा रही हैं, हैवी अमाउंट्स कैश से निकलकर बैंक में जा रही हैं, इसका मतलब डेटर्स पैसे कैश में पे कर रहे हैं। हैवी अमाउंट्स का कैश से निकलकर बैंक में जाना ये निशानी है कि डेटर्स पैसे कैश में पे कर रहे हैं। जैसे मर्जी लिख लो, बस मतलब तीसरी बार बोलोगे तो फिर बदल जाएगा, बस लिख लो। समझ आ गई? समझे हो? इसका मतलब ये मैंने अभी तक बात की नहीं थी, इसीलिए एंड पे जाके देखेंगे कहीं पे यार मिला तो नहीं, क्या करें, तो फिर ये निशानी नजर आई हमें। ठीक है, इस कैश को भरेगा कौन? डेटर्स। तो फिर ही ये हैवी अमाउंट निकल के कैश से बैंक में गई ना, वरना ये हैवी अमाउंट यहां पे कैसे आती? ठीक है, तो एंट्री बोलो फिर, डेटर्स से कैश आने की एंट्री क्या है? कैश डेबिट। फिगर नहीं पता हमें, ये तो डिपॉजिट की फिगर है, तो बहुत कुछ निकला है, अभी बहुत कुछ आएगा। ठीक है, तो कैश डेबिट डेटर। ठीक है, तो सही है। ये तो था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक जो है वो एक अनइम्पॉर्टेंट टाइप का पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। यहां ये समझ आ गया सबको? चलें आप ब्रैकेट पढ़ते हैं दोबारा से, बल्कि पूरा जुमला पढ़ते हैं। कहता है ऑल अदर रिसीट्स वर डिपॉजिट इनटू द बैंक। यहां से पढ़ते हैं, द टोटल डिपॉजिट्स अमाउंटेड टू 5780.8। सुनो, सब सुनो इधर, कुछ नोट तो नहीं कर रहा आप कोई बच्चा? कुछ नोट ना कर रहे हो, बस अब सबकी तवज्जो चाहिए। बात 1 मिनट में समझ आ जाएगी अगर ध्यान से समझोगे, नहीं तो 2-3 मिनट मुझे खपना पड़ेगा, इसलिए प्लीज। वो कहता है टोटल, यहां पे सवाल सामने कहीं रख लें, बल्कि रहने दें। टोटल डिपॉजिट्स अमाउंटेड टू 5780 एंड इंक्लूडेड, यानी इसमें इंक्लूडेड है स्क्रैप सेल ऑफ 35। ये एडजस्टमेंट इसके अलावा कहीं नजर नहीं है मुझे, फजूल सी एडजस्टमेंट थी। बहरहाल वो कहता है इस 5780 में 35 की स्क्रैप सेल भी है, तो क्या निकाल दें? क्या निकाल दें? क्या स्क्रैप सेल हमारा पैसा नहीं है? क्या वो बैंक में जमा नहीं होने लगे? बैंक में जमा कराने जाएंगे, वो कहेंगे 35 निकालो, ये तो स्क्रैप की सेल है, अख्तू गंदे पैसे हैं। हाँ बोलो, स्क्रैप सेल के पैसे इसमें शामिल हैं, तो कोई गलती है? यहां तक तो ये लगता है, इस एंड को देखें तो लगता है इग्नोर करना है, लेकिन मसला ये है कि ये दराज में से पैसे निकल रहे हैं, इनमें ये 35 शामिल है, दराज में जो आ रहे हैं उनमें तो आपने लिखे ही नहीं। आप कहोगे ये ऊपर 35 पड़ा है, नहीं, फॉर एग्जाम्पल ये 135 है, ये कंफ्यूज करने के लिए 35 है, ओपनिंग पड़ा है, वो पहले से पड़ा है। बोलो, डेटर से पैसे भी आएंगे दराज में, इसमें वो भी शामिल होंगे, ऐसे ही ये स्क्रैप सेल के पैसे भी दराज में आएंगे, वो भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो स्क्रैप सेल की मैं एंट्री कर रहा हूं, उसके बाद आप लोगों का सवाल आएगा ये तो हुआ पड़ा है, उसका जवाब मैं बाद में देता हूं। पहले स्क्रैप सेल हो रही है, कैश में हो रही है, कैश से स्क्रैप सेल की जो एंट्री होती है उसकी एंट्री तो बोलो। कैश डेबिट कितने से? 35 से। स्क्रैप सेल इज एन अदर इनकम, मेन उसको हम रेवेन्यू नहीं कहते, तो इसको अलग रख लो। कितना? 35 प्लस के साथ। अब इधर देखो, यहां मैंने क्या लिखा? स्क्रैप सेल। हाँ जी, कोई एतराज इस पे है? हाँ बेटा, ये शामिल है ना 5780 में, तो यहां पे नहीं लिखते, ये कह रहे हो ना तुम, तो ये इसमें तो फिर ये डेटर वाले पैसे भी शामिल है, ये भी नहीं लिखते। बोलो, डेटर के पैसे जो यहां आएंगे वो इसमें शामिल हैं जो बैंक में निकल के जा रहे हैं? शामिल है ना?
और कहां से आए इतने पैसे? डेटर से ही आए ना, ना लिखो। डेटर वाले पैसे जो निकलेंगे वो भी इसमें ना लिखना, वो भी ऑलरेडी हो गए हैं। सब कुछ ही हुआ पड़ा है भाई सिंगल एंट्री में, हम खुद कर रहे हैं ये जर्नल एंट्रीज। बात को समझो जरा। बच्चों ने कहना था, मुझे पता है, ये कहना था कि ये 35 तो इसमें इंक्लूडेड है, वो कह रहे हैं निकाल दें। तो फिर मेरा आपसे सवाल है, अगर ये 35 इसमें इंक्लूडेड है तो ये डेटर वाले पैसे भी तो इसी में इंक्लूड होके जा रहे हैं, फिर इसको भी निकाल देते हैं। यानी ये भी यहां पे नहीं लिखते, ये भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, हम डबल एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो पैसे इधर डालोगे नहीं तो निकालोगे कैसे? 35 को ये डेटर की एंट्री यहां करोगे नहीं तो निकलेगे कैसे? ऐसे ही ये सेल की एंट्री यहां पे नहीं करोगे, पैसे यहां आएंगे नहीं तो निकलेंगे कैसे? बात समझे हो? ओके, इसको वापस 35 कर दें जी। किधर बेटा? नहीं, ये डिपॉजिट्स हैं, उसने कहे हैं ये पैसे कैश की तरह से निकल के बैंक में जमा हुए हैं, इनको उधर कैसे लिख लें? डिपॉजिट की एंट्री कैश क्रेडिट होती है, डेबिट होती है? ओके, स्क्रैप सेल है, स्क्रैप सेल है बेटा। स्क्रैप सेल का मतलब ये नहीं कि फिक्स एसेट ही बेचा है तो गेन लॉस निकाल रहे हो। जो चीजें आप बना रहे हो ना, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में काम कर रहा है, जो चीजें टूटी हुई हैं वो कबाड़िए को दी हैं, ये वो सेल है, स्क्रैप सेल है। ओके भाई, सही है। ये क्या था वैसे? अच्छा जी, ले जी, सवाल खत्म, सवाल खत्म। इधर देखें, यहां पे आए, हमने अज्यूम नहीं करना कोई और सेल्स हैं, क्योंकि सवाल ने नहीं बताया। 2 क्वेश्चन मार्क ने कहा जवाब है। इधर आए, इसने कहा पहले क्रेडिट की सेल्स लाओ और कॉस्ट ऑफ सेल्स का पता लगे। इधर गए, इसने परचेजेस बता दी। बताओ बताओ परचेजेस बताओ, मैं तब तक इसको काट के इन्वेंट्री कर दूं। 50 कहां जाएगा? 5053 बैलेंसिंग, ब्लू नहीं किया, सॉरी, बैलेंसिंग ये निकला, यहां पे गया। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स बैलेंसिंग ये दे देगा, इसलिए उसने 670 बताया था, क्योंकि यहां से कॉस्ट ऑफ सेल भी बैलेंसिंग निकलनी थी ना, वरना वो फिक्स एसेट की तरह से हमें ना बताता तो हम सारा कुछ ही क्रेडिट कर देते, तो कॉस्ट ऑफ सेल निकलती ही ना सवाल में, हालांकि सेल्स तो हुई हैं। बहरहाल बताएं जी। 5223 ठीक हो गया। ये कॉस्ट ऑफ सेल वहां चली जाएंगी, क्लोजिंग सब कुछ पता ही है आपको, चल रहा है काम, सही आ रहा है। ये क्लोजिंग सब कुछ कर लिया तो बैलेंसिंग निकलेगा, और इसमें कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, देख लो। इसीलिए ये डिपॉजिट्स भी इस दफा दिए थे उसने, क्लोजिंग गायब करना था। बोलो, निकाल लेना, निकल आएगा, बस कैलकुलेटर कर लो। इधर देखो, कैश का अभी तक मसला चल रहा है, 2 क्वेश्चन मार्क्स, कोई नहीं। यहां से बैलेंसिंग आ जाएगा, एक्सपेंस बैलेंस शीट सुन लो, ये कल पूरा होना है तो तभी क्लास में बैठना है। एक्सपेंस बैलेंसिंग आएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट। यहां से प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस की फिगर बैलेंसिंग आएगी, ये भी निकल आएगा। ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट। नेक्स्ट यहां से ये जा चुका जहां जाना था, आगे बढ़ो। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस, ये नॉर्मल काम जो रूटीन के काम है, यहां से बैलेंसिंग निकलेगा, ये एक्सपेंस में, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कोई एसेट कोई लायबिलिटी। रेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ये बैलेंसिंग फिगर जाएगी, बोलो, और क्लोजिंग बैलेंस। तो इनमें से कुछ भी मैं नहीं करवा रहा, अब कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब रह गई यहां गड़बड़। सवाल ने कुछ नहीं कहा कि 2 तरह की सेल्स हैं, तो मतलब सिर्फ कौन सी सेल्स हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, सेल्स निकालो। सेल्स रिक्वायर्ड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 5223 वर्किंग नंबर 2 से हमें मिल चुकी है भाई। गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू, जी बोले, कौन सी सेल? क्रेडिट सेल्स की एंट्री बोलो, 6528 पॉइंट, डेटर डेबिट 6528
सेल्स क्रेडिट, काम हो गया। कैसे? यहां से कैश निकलेगा, बैलेंसिंग जो भी निकलेगा ये कैश आएगा यहां पे वर्किंग 1 से, कर लोगे ना? ये आ गया तो यहां पर बैलेंसिंग हमें ड्राइंग्स मिल जाएंगी और लिख के सवाल पूरा। ठीक है, तो रूटीन के कामों पे टाइम मैं क्लास में नहीं लगाया करता, लेकिन कल मैं बता रहा हूं क्लास से बाहर निकाल दूंगा अगर मंसूर और सारदनान दोनों सवालों के बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट ना हुई तो। ओके, सही है।